नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनसे मिलने का हर किसी का सपना है और वे विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जगदीश वासुदेव यानी कि जग्गी वासुदेव की। नहीं समझे तो चलिए उन्हें उस नाम से बुलाते हैं जिस नाम से आप लोग उन्हें जानते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सद्गुरु की। क्यों, अब तो पहचाना ना। आज के इस वीडियो में मैं परिमल शाह आप सब लोगों को सद्गुरु के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी आज तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वे जग्गी वासुदेव में से सद्गुरु कैसे बने उसकी बात करेंगे। साथ में उनकी नेटवर्थ, स्ट्रगल, बिजनेस कंट्रोवर्सी, रिलेशनशिप, इन सब टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 में कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिताजी आंखों के डॉक्टर थे और माताजी हाउसवाइफ थी। वे बचपन से ही बहुत अलग अलग सोच रखते थे। अगर किसी चीज को देखते थे तो उसे देखते ही रह जाते थे और उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि उनके पिता को चिंता होती थी कि उनका बेटा एक ही चीज को घूरता क्यों रहता है। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए थे जिनके जवाब किसी को नहीं पता था। जैसे कि कोई उनको पानी देता था तो वे पानी को देखते ही रहते थे और सोचते थे कि पानी आखिर है क्या। ऐसे ही बहुत सारे सवाल उनके मन में बचपन से ही आया करते थे। अब हम उनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सद्गुरु की वाइफ का नाम विजया कुमारी था। सद्गुरु की विजया कुमारी के साथ पहली मुलाकात मैसूर में एक लंच के दौरान हुई थी। वहां पर सद्गुरु एक अतिथि के तौर पर गए थे। वहीं से उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद वे दोनों चिट्ठी के माध्यम से बात करने लगे। समय जाते धीरे धीरे विजया कुमारी सद्गुरु के प्रोग्राम में आने लगी। एक सुबह की बात है। एक सुबह शारीरिक व्यायाम के दौरान सब लोग कुछ गेम्स खेल रहे थे। उसी दिन टीम में कुछ नए लोग भी शामिल थे। उन्हीं लोगों में विजया कुमारी भी शामिल थी और इस कोशिश में लगी थी कि किस तरह सद्गुरु को आउट कर सके। सबका ध्यान उस महिला पर था। किसी को पता नहीं था कि ये महिला है कौन और सद्गुरु इस नई महिला का परिचय सबसे करवाते हैं और उस दिन से विजया कुमारी सद्गुरु के साथ हर कार्य में शामिल होने लगी। 1984 में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक छोटे से शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बारे में सद्गुरु ने अपने पिता को बताया तो वे सवाल करने लगे कि महिला के पिता का क्या नाम है, किस जाति से है, वह क्या करती है, उनके पिता क्या करते हैं। उस समय सद्गुरु को विजया कुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी सरनेम क्या थी वह भी मालूम नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं और ये सब चीज सद्गुरु के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। और सद्गुरु कहते थे कि जब मुझे ये नहीं पता कि मेरी जाति क्या है तो मैं दूसरे की जाति कैसे पूछ सकता हूँ। शादी के बाद विजया कुमारी सद्गुरु के हर काम में हाथ बटाने लगी। उन दोनों ने साथ में कई यात्राएं की। एक तरफ सद्गुरु अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर चुके थे, वहां दूसरी ओर विजया कुमारी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं रखती थी, पर धीरे धीरे उनके अंदर भी आध्यात्मिकता का असर दिख रहा था। 1990 में सद्गुरु और विद्या के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। सद्गुरु शुरुआत में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते थे और उनके पिता को यह चीज पसंद नहीं थी तो उन्होंने पोल्ट्री फार्म किसी और को किराए पर दे दिया। उनको मोटरसाइकिल का बहुत शौक था तो वे मोटरसाइकिल लेकर लंबे सफर पर कभी कभी निकल जाते थे और ऐसे घूमते घूमते एक दिन वे मैसूर में चामुंडा हिल करके एक जगह है वहां पर जाते हैं और वहां दोपहर में पहाड़ी पर एक जगह देखकर वे बैठ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। ध्यान करते करते उन्हें लगा कि 5-10 मिनट हुए होंगे, पर जब वह नॉर्मल हुए तब 4.5 घंटे बीत चुके थे।
उस समय के दौरान वे खुद से बातें करते थे और बातें करते करते उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। उसके बाद उसका मन धीरे धीरे अध्यात्म की ओर जाने लगा और उनको उनके खुद के सवालों का जवाब खुद से ही मिलने लगे और वे लोगों को ज्ञान की बातें बताने लगे। इसी तरह से वे जग्गी वासुदेव से सद्गुरु बने। सद्गुरु अपनी पत्नी विजया कुमारी को विज्जी कहकर बुलाते थे। 23 जनवरी 1997 में सद्गुरु ने अपनी एक महिला वॉलेंटियर से कहा कि आज तुम पूरे दिन विजय के साथ ही रहना, वह किसी खास साधना में लगी हुई है। यह शाम के 6 से 6:30 के बीच का समय था और विजया कुमारी ने एक वॉलेंटियर से बगीचे में से गुलाब का फूल लाने को कहा। वह फूल लेकर विजया कुमारी को देता है और विज्जी गुलाब का फूल लेकर ध्यान में लीन हो जाती है और शंभू शंभू के जाप करने लगती है। यह सब 6 से 7 बजे तक चलता है और वह शब्द विजया कुमारी को जीवन के आखिरी शब्द बन जाते हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए उनके जीवन का एक दुर्लभ अनुभव बन गया। वहां सबके लिए वह अकल्पनीय था। विजया कुमारी के देहांत के दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। विजया कुमारी के फादर को शक था कि उनका मर्डर किया गया है और उन्होंने सद्गुरु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। पर कंप्लेंट करने से यह सच नहीं हो जाता कि यह मर्डर है। पर सोचने वाली बात यह है कि यह कंप्लेंट उनके ससुर ने करवाई थी। और दूसरी बात, विजया कुमारी जवान थी और उनको एक छोटी बेटी भी थी। सद्गुरु का कहना था कि विजया कुमारी ने समाधि लेने का निर्णय कुछ महीने पहले ही ले लिया था। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे अनाथ छोड़कर नहीं जाएगी। वे इतनी जल्दी अपनी बॉडी छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो सकती है? और अकॉर्डिंग टू जग्गी, विज्जी संपूर्ण योगी नहीं थी। तो यह सभी बातें अभी तक मिस्ट्री है कि उन्होंने कैसे खुद के शरीर को छोड़ने की कला सीखी। कंट्रोवर्सी यह भी है कि विज्जी जग्गी के संगठन भारत से खुश नहीं थी। यह बात उनकी किताब सद्गुरु मोर देन अ लाइफ जो अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखी है उनमें बताई गई है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने यह केस डिसमिस कर दिया क्योंकि उनके पास पक्के सबूत नहीं थे। बट जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में कोई भी डिपार्टमेंट 100% करप्शन फ्री नहीं है। सद्गुरु की खुद की बेटी राधे ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में कहीं भी सद्गुरु का नाम नहीं लिया है और सद्गुरु का नाम केवल ऐसे ज्ञान प्राप्त ऋषि या संत को दिया जाता है जिसके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बनाए गए शिष्य को मार्गदर्शन देना है, जिसके परिणाम से ईश्वर प्राप्ति होकर आत्मज्ञान हो जाता है। और यही ज्ञान को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। इन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की है और सद्गुरु एक आध्यात्मिक टीचर और लेखक भी है। ईशा फाउंडेशन में योग सेंटर है जहां ऑनलाइन योग कोर्स भी करवाया जाता है और बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। वे रोजाना सोशल मीडिया में अपने आप को प्रमोट करने के लिए 1,35,000 रुपये तक खर्च करते हैं। वे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने भी जाते हैं और अगर आपको उनसे मिलना हो तो वे 50 लाख रुपये तक भी चार्ज करते हैं। ईशा फाउंडेशन में योगा प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए एक पर्सन के 2500 रुपये लिया जाता है। फिर भाव स्पंदना प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये लिए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पूरे 50 लाख रुपये लिए जाते हैं और इससे कम पैसे में यात्रा करनी हो तो सद्गुरु के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। उनसे दूर रहकर यात्रा करने को मिलती है। विशेष रूप से व्यावसायिक नेतृत्व अंतर्दृष्टि कार्यक्रम की कीमत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये रखी गई है। ईशा फाउंडेशन योगा मैट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एसेसरीज भी सेल करते हैं, जिससे इनका रेवेन्यू 2023 में 400 करोड़ रुपये के करीब था। देखिए, कंट्रोवर्सी तो सबकी लाइफ में होती है, पर कंट्रोवर्सी से दूर हटके उस पर्सन की अच्छी और पॉजिटिव बातों पे ध्यान देते हैं
तो सद्गुरु ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश की संस्कृति को बचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने योग के महत्व को पूरी दुनिया के लोगों को समझाया है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। वे खुद योगा सिखाते हैं और उन्होंने कितने लोगों को जीवन जीने के सही तरीके सिखाए हैं। उन्होंने अपने परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के माध्यमों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सद्गुरु को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण और 2010 में भारत का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी शामिल है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आने वाले वीडियो में आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।